everyone, welcome to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is your faculty Monali Krishna Guha with you. आज के इस टॉपिक में आपके लिए क्या खास आया है, दिस इज़ हियर। अब डेजर्ट में भी वीट ग्रो होगा, यानी कि गेहूं की फसलें अब हमको रेगिस्तान में भी देखने के लिए मिलेंगी। और ये क्या है, कैसे ये टेक्नोलॉजी आई है, क्या ये पूरा आपका मामला है, इसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसी मैटर पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने के पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू डैट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टॉपिक हमारा स्पेसिफिकली यूपीएससी के नज़रिए से कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डोमेन्स में आता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि GS3 आपका जो पेपर है उसमें एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये कवर करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो GS पेपर 2 है उसमें भी गवर्नेंस, पॉलिसीज़ एंड आपका जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं उस डायमेंशन को भी ये टच करता है। आगे जब हम स्लाइड्स में जाएंगे देन यू कैन ईजिली रिलेट इट कि कैसे इन पर्टिकुलर डोमेन्स को टच कर रहा है हमारा ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से खबर के बारे में पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं कि खबर क्या है बेसिकली। सो खबर ये है, Indian researchers from the Central University of Rajasthan have successfully grown crops in the desert areas using a new soilification technology। ये आप ध्यान रखेंगे, ये टर्म है विच इज़ soilification technology। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा और भी जानेंगे, बट हल्का सा अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान का स्पेसिफिकली आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन्होंने इस रिसर्च पर काम किया हुआ है और सक्सेसफुली इन्होंने वीट की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया है, उगाया है। मेथड के आउटकम्स क्या रहे हैं यहाँ पर, ये मेथड क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो आपकी डेजर्ट सैंड है उसको कन्वर्ट कर देती है फर्टाइल सॉइल में। एंड एज यू नो फर्टाइल सॉइल पर हम किसी भी तरह की फसलों को उगा सकते हैं, जिस भी तरह की फसलों को वो मिट्टी सपोर्ट करती हो। अब इसके लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया गया था इसमें, सो यहाँ पर बेसिकली पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया गया था विच पर इको फ्रेंडली, यानी कि एनवायरनमेंट को जो हज़ार्ड नहीं पहुँचाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बायो फॉर्मुलेशंस का भी इस्तेमाल किया गया था। बायो फॉर्मुलेशंस को अगर हम शॉर्ट टर्म में समझें तो ये कुछ इस तरह के माइक्रोब्स हैं आपके, और कुछ आपके नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मिट्टी को सपोर्ट करते हैं, आपकी फसल की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, नेचुरली फसलों को ग्रो करने के लिए, किसी भी तरह की डिसीज़ से रेजिस्टेंस बनाए रखने के लिए, और तरह तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जिस सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो ये जो आपके बायो फॉर्मुलेशंस हैं ये उनको प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आप ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हमारी फसल की ही तस्वीर है जो वहाँ पर उगाई गई है, और काफ़ी अच्छे परिणाम हमको इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बाद देखने के लिए मिले हैं। क्यों ज़रूरी है ये बायो फॉर्मुलेशन और आपके पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके जो पूरी सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सिंपल सी चीज़ें देखिएगा कि जहाँ समस्या होती है वहीं पर समाधान आता है, और ऑब्वियसली जब ये समाधान आया है तो समस्या भी है। समस्या है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है, इसको सिंपल शब्दों में हम समझते हैं। द लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स अबाउट 1/4 ऑफ द इंडियाज़ लैंड। फर्स्ट वाली लाइन में आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये जो डेजर्टिफिकेशन है ये नेचुरल आपके इवेंट्स के ज़रिए भी होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कारण भी होता है, यानी कि नेचुरल एंड मैन मेड दोनों ही ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे करके समय के साथ, काफ़ी लंबे समय के साथ डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने शायद ये पहले सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा जियोग्राफी में कि वर्ल्ड के जो आपको बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स दिखाई देते हैं, स्पेसिफिकली अफ्रीकन जो डेजर्ट हैं वो बहुत 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 लंबे समय पहले लश ग्रीन प्लेन हुआ करते थे। वहाँ पर कुछ के पेंटिंग्स भी मिली हैं, कुछ आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन द सेंस जो जियोलॉजिकल सर्वेज वगैरह किए जाते हैं, एक्सकवेशंस किए जाते हैं, तो उस तरह की रिसर्चेस में ये चीज़ भी सामने आई है कि वहाँ भी पहले बहुत समय पहले लश ग्रीन प्लेन्स हुआ करते थे, बट विद ड्यू टाइम वो फिर जो ज़मीन है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हुई है। उसके अपने नेचुरल फैक्टर्स रहे हैं, बट ये चीज़ बताती है कि ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ परिवर्तन है। पहले एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल लैंड, तो ये जो यहाँ की भी ज़मीन है इसको भी बदला जा रहा है, इस पर भी वर्क किया जा रहा है ताकि इसको भी हम वापस से नॉर्मली अच्छे से रीस्टोर कर पाएँ इसके पुराने फॉर्म पर। नाउ डेजर्टिफिकेशन किस तरह से अफेक्ट करता है इंडिया को, तो अराउंड हमारा जो 1/4 लैंड है इंडिया का विच इज़ अबाउट 25% वो ऑलरेडी डेजर्टिफाइड है।
अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो राजस्थान है उसका ये जो 20% इंडिया का ये जो हिस्सा है वो आपकी राजस्थान वाले एरिया में ही आता है और ये वर्स्ट हिट स्टेट है इस डेजर्टिफिकेशन से। सो राजस्थान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट स्टेट्स। इट अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ इंडियाज़ डेजर्टिफाइड एरिया। तो ये अपने आप में बताता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है यदि इसको लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है सो काफ़ी हद तक हमको ग्रीन रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। डेटा फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसकी जो स्टडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम पाते हैं कि अबाउट 30% ऑफ इंडियाज़ लैंड सरफेस इज़ डिग्रेडेड, यानी कि उसकी क्वालिटी जितनी स्पेसिफिकली होनी चाहिए विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, विद ऑल सपोर्ट एंड विद एवरीथिंग दैट शुड बी देयर इन अ न्यूट्रल एंड वेल हेल्दी सॉइल, वो नहीं होकर हमको वो डिग्रेडेड फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पर। एंड अभी हमने जो यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया था कि अराउंड 1/4 यानी कि 20% जो यहाँ का हमारा लैंड है इंडिया का वो ऑलरेडी डेजर्टिफिकेशन से अफेक्टेड हो चुका है। अगर हम बात करें कुछ टारगेट्स की, सो नेशनल एक्शन प्लान के तहत अगर हम देखेंगे सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार हमारा ये टारगेट है कि हम 2030 तक तकरीबन 26 मिलियन हेक्टेयर्स ज़मीन को वापस से रीस्टोर कर पाएँ जो ऑलरेडी डिग्रेडेड हो चुकी है किसी न किसी फॉर्म पर। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए वेरियस एफर्ट्स लिए जा रहे हैं और अब ये जो नई इनोवेशन हमको सामने देखने के लिए मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं इस टारगेट को जल्दी अचीव करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर देगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा हल्का सा और डेप्थ में समझते हैं। सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम किसी भी पुअर या फिर अनयूज्ड लैंड को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हम उस ज़मीन का भी इस्तेमाल फसलों को ग्रो करने के लिए या अपने दूसरे एग्रीकल्चरल या रिलेटेड उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर पाएँ। नाउ इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए हम नेचुरल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं और मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं अल्टीमेटली उस जो वहाँ की जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, जिसके बाद हम उसका इस्तेमाल फार्मिंग में कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये जो टर्म्स देख रहे होंगे मिनरल्स और ये बाकी चीज़ें तो क्लियर होंगी, बट ये जो आपके माइक्रोब्स हैं ये क्या हैं? आपके नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऐसे आपके बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, इनकी बहुत सारी अपनी अपनी नेचुरल कैटेगरीज होती हैं। कुल मिला के ये ऐसे जीव हैं जो कि मिट्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, पौधों को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई एडवर्सिटीज़ आती हैं उन फसलों की लाइफ में तो उसको रेजिस्ट करने के लिए पौधों को या फिर जो फसलें हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनके मल्टीपल वर्क हैं और सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी में इस तरह के ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, इनकी ग्रोथ को भी सपोर्ट किया जाता है ताकि आगे चल के जो माइक्रोब्स हैं वो फिर फसलों को आगे और मिट्टी को अच्छे से इम्प्रूव होने में हेल्प कर पाएँ। अब इसका सॉइल पे क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे बढ़िया जो एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है वो है बेटर वाटर रिटेंशन। मिट्टी अगर पानी को रिसने नहीं देगी तो हम जो इरिगेशन कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम लगेगी, यानी कि कम क्वांटिटी में यदि हम फसलों को पानी देते हैं तो एक तो हमारा वाटर कंजर्वेशन भी हो रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ज़्यादा अगर पानी दे दिया जाता है तो मिट्टी में सैलिनिटी भी बढ़ जाती है, अपने अलग ही प्रॉब्लम्स उसमें फिर शुरू हो जाते हैं। अगर किसी जगह की मिट्टी की अगर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है तो वो अपने आप में उस मिट्टी के लिए भी अच्छा होता है, फसल के लिए भी अच्छा होता है, वाटर कंजर्वेशन के लिए भी अच्छा होता है, प्लस हम कहीं ना कहीं ये देख पाते हैं कि हमारे कम एफर्ट्स में हमको अच्छी ज़्यादा फसलें एज अ ग्रीन हमको यहाँ पर मिल जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है इससे फसलों का जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस पावर है वो बूस्ट हो रहा है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस को अगर हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जैसे हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, वैसे ही नेचुरल फैक्टर्स के कारण या किसी भी हो सकता है पॉसिबली किसी अदर फैक्टर्स के कारण फसलों पर कोई एडवर्स कंडीशंस क्रिएट हो गई हो और उससे फाइट करने के लिए एंड वापस से अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है दैट इज़ स्ट्रेस रेजिस्टेंस। और ये जो इस तरह के माइक्रोब्स हैं, ये जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है वो इस स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ के लिए इनको सपोर्ट कर रही है एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस में ये फसलों को सपोर्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सॉइल में माइक्रोब्स की ग्रोथ को सपोर्ट किया जाता है ताकि जब ये ऑलरेडी अच्छे से वेल ग्रोन हो जाएं तो फिर वो हमारी फसलों को भी आगे बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं कि इस इनोवेशन में हुआ क्या है बेसिकली।
यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार रिपीट है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान CUOR के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसमें हम डेजर्ट के लैंड को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। एक छोटा सा रिकैप है यहाँ पर। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसमें बेसिकली हमने देखा था पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पॉलीमर्स का रोल क्या है, ये आपके जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ना उनको ये आपस में लिंक कर देता है, जिससे कि मिट्टी को आगे अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हमने जो बायो फॉर्मुलेशंस डिस्कस किए, ये क्या करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को एनहांस कर देते हैं। ये आपके बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपकी फसलों को ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि फसल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है एडवर्स सिचुएशंस में भी। एंड स्पेसिफिकली जब हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि वो एडवर्स एरिया ही है ना। आपको ड्राइवर्स वहाँ पर क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। इंडीड आपके जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट ही देखने के लिए मिलता है, इधर वो कोल्ड डेजर्ट होगा या हॉट डेजर्ट होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है फिलहाल ये हॉट डेजर्ट वाले एरिया में किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इसके बेनिफिट्स हमको क्या क्या देखने के लिए मिले, जो भी जस्ट हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ वाटर रिटेंशन एंड क्रॉप की जो ग्रोथ है वो हमको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिली है। और इस तरह से अगर हम इस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये जो थार डेजर्ट है वहाँ पर भी हम पाएंगे कि हम डेजर्टिफिकेशन को काफ़ी अच्छे लेवल पर विद टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट की थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। आपका ये जो थार डेजर्ट है उसके पास आप पाएंगे एरिया है पुष्कर, आपने नाम सुना होगा, अजमेर। वहाँ पर एक गांव है, बांसली विलेज है वो, वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। और अराउंड इसके लिए जो डेजर्ट लैंड है वो तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर्स की ली गई एक्सपेरिमेंट में। और वहाँ पर इंडिजिनस वेराइटी की जो वीट की क्रॉप है उसको बोया गया और एक पर्टिकुलर साइकिल तक इसके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट हुआ और काफ़ी अच्छे नतीजे हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल गए। अब उसके की रिजल्ट्स क्या रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो बेसिकली जनरली जब आप देखते हैं कि अगर स्पेसिफिकली अगर हम वीट की ही बात करें तो उसको 5-6 या कई बार 7 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ती है इरिगेशंस की। बट ये वाले एक्सपेरिमेंट में हमको कम आपके इरिगेशन साइकिल्स की ज़रूरत पड़ी, केवल 3 ही इरिगेशन साइकिल्स में हम पाते हैं कि हमको अच्छी खासी फसल मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें कि पर 100 स्क्वायर मीटर्स में हमको प्रोड्यूस कितना मिला, सो इट वाज अराउंड 26 kg ऑफ वीट। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम सीड टू यील्ड रेशियो की बात करें तो जो अगर हम इसको कंपेयर करें अनट्रीटेड डेजर्ट सॉइल के हिसाब से, तो जितना इसमें होता है उसका 2 गुना हमको इस एक्सपेरिमेंट के साथ देखने के लिए मिला, विच वॉज 1:20। एंड नाउ एक और चीज़ प्रूफ हो गई यहाँ पर कि हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हाई वाटर रिटेंशन हमको इस फसल में देखने के लिए मिला है और वहाँ का जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी इस एक्सपेरिमेंट के साथ में इम्प्रूव पाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे और ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया में तो ये चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं। कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन और किनका रहा है, सो कृषि विज्ञान केंद्र KVK का रहा है, इन्होंने इनको सपोर्ट किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी इनको सपोर्ट किया है। KVK ने जो फील्ड का लेआउट था वो डिज़ाइन किया, साथ ही इनको हेल्प किया कि वो रियल फील्ड ट्रायल ले पाएँ। सो अपनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल एक्सपर्टाइज का सपोर्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को राजस्थान में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने रिसर्च के लिए मिला है। सोशल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें कि इनका सोशल इम्पैक्ट क्या रहा है, सो बेसिकली आप पाएंगे कि यहाँ पर हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कैसे आपका अप्लाइड साइंस रियल वर्ल्ड में हमको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा सकता है। स्पेसिफिकली जब हमारे पास कंडीशंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स हों और एडवर्स हों, है ना। जैसे अब अगर हम बात करें आपके डेजर्ट एरियाज़ की, सो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है और ऐसे क्लाइमेट्स में फसल उगाने की, इस तरह की फसलें उगाने की तो कई बार सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हाउ इट विल बी पॉसिबल। सो जब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हमारे सामने होती हैं तो फिर एडवर्सिटीज़ तो फिर कोई मायने ही नहीं रखती हैं। नाउ ये शो करता है कि डेजर्ट लैंड को भी फर्टाइल बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप पाएंगे मार्क है कि भाई डेजर्ट एरिया में भी हम क्रॉप्स को अच्छे से उगा सकते हैं अगर वहाँ की ज़मीन को हम राइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर लें। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो वाटर यूज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली आप पाएंगे कि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है जितने कि अदर एरियाज़ में होती है, लेकिन कम पानी में भी हम अच्छी फसलें इस तरह से उगा सकते हैं। ये एक अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट है। प्लस हमारा यहाँ पर न सिर्फ हम फूड को ग्रो कर रहे हैं, कि हम केवल फसलों को उगा नहीं रहे हैं, हमको उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि अभी हमने रिजल्ट्स में देखा यहाँ पर। सो एरिड जोन्स में भी हमारा फूड प्रोडक्शन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंक्रीज़ होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया, बट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट के और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं एक बार उनको भी हम डिस्कस कर
लेते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस में आप देखेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन 2023, जो कि ये एम करता है कि हम 2030 तक हमारी जो डिग्रेडेड लैंड है उसका 26 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड्स को हम वापस से रीस्टोर करने के प्रयास में हैं। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया का ग्लोबल लेवल पे अब क्या रोल रहा है लैंड रिस्टोरेशन में, उस पर हम बात कर लें अगर यहाँ पर, तो हमारे पास UNCCD लीडरशिप का टाइटल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। UNCCD मीन्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसमें हमने अभी जस्ट जो प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हमने 2030 तक का टारगेट रखा है कि हम डिग्रेडेड लैंड जो है उसमें 26 मिलियन हेक्टेयर्स को रीस्टोर करेंगे 2030 तक, और ज़्यादा समय नहीं है, अब 2025 का हम अप्रॉक्सीमेटली एंडिंग टाइम पर ही हैं। नाउ अगर हम बात करें बॉन्ड चैलेंज की, तो इसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारे गोल्स हैं, ग्लोबल लेवल पर, कि हम 350 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को 2030 तक इम्प्रूव करेंगे, ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है हम उससे फाइट कर पाए और हमारा जो इकोसिस्टम है वो बढ़िया इम्प्रूव हो पाए और अच्छे से पॉजिटिव वे में बैलेंस हो पाए। इसके भी अलावा साउथ साउथ कोऑपरेशन है, जिसमें कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो लैंड रिस्टोरेशन के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अपनी, जो अच्छी बहुत कहीं पर उन्होंने कुछ पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं, उसके अच्छे खासे रिजल्ट्स दिखे हैं, ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो आपस में शेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2020 का ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव है, सऊदी अरेबिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड में, जिसमें कि इसमें भी टारगेट रखा गया है कि 2040 तक हम क्या करने वाले हैं, ग्लोबल लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करने का हमारा एम है। और कितना प्रतिशत है, सो दिस इज़ 50%। ये भी ध्यान रखना है हमको कि हम 2040 तक 50% तक लैंड डिग्रेडेशन को ग्लोबल लेवल पे रिड्यूस करने का एम रखते हैं। तो ये कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि एक कलेक्टिव एक्शन के लिए हमको सपोर्ट कर देते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल लेवल पर। हमने अभी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास और अदर कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, इंडिया का ग्लोबल लेवल पर क्या रोल रहा है, इसमें अभी भी फ़िलहाल क्या रोल है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम आ जाते हैं हमारे कुछ फैक्ट्स के ऊपर रिलेटेड टू थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। दिस इज़ अवर ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आप मैप में ये चीज़ देख पाएंगे, ये आपके कंट्रीज़ को भी टच कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान दोनों का ये हिस्सा है। हमारे इस तरह के हमारा ये जो हमारा ये पर्टिकुलर एरिया है, ये यहाँ तक का आप पाएंगे कि ये हमारा यहाँ का जो थार डेजर्ट है हमारे एरियाज़ में आता है इंडिया में, रेस्ट जो है वो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आता है। सो यहाँ के कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं, क्विक फैक्ट्स अबाउट राजस्थान थार डेजर्ट। ग्रीनिंग की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, ये करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा। 38% इंक्रीज़ इन वेजिटेशन इन लास्ट 20 ईयर्स ड्यू टू रेन एंड फार्मिंग। तो रेन एंड फार्मिंग इन दोनों ही कारणों से आप पाते हैं कि हमको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है ग्रीनरी में। लोकेशन की अगर हम बात करें, जियोग्राफिक लोकेशन की, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है और यहाँ के हमारे कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस साउथ ईस्ट पाकिस्तान को आपका ये जो थार डेजर्ट है वो कवर करता है। एरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ऑब्वियसली ये जो क्लाइमेट है यहाँ का कैसा है, हॉट ड्राई डेजर्ट है और यहाँ पर हमको लो रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखना चाहें तो आप इस साल की मानसून की न्यूज़ देखिएगा। राजस्थान जैसे इलाकों में भी, वहाँ के भी कई स्टेट्स में हमको बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ देखने के लिए मिली हैं। सो ये अपने आप में क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। हालाँकि जो एक आप अगर सीजन्स के अलावा अगर बात करें, क्लाइमेट विच इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, सो यहाँ पर ऑब्वियसली अभी भी ये हॉट ड्राई डेजर्ट ही है, बट स्टिल हमको सीजनल चेंजेस अब देखने के लिए मिलते जा रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सॉइल की अगर बात करें, सो दिस इज़ सैंडी वेल ड्रेन्ड सॉइल। यहाँ पर आपको कैल्शियम कंटेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि नील गाय है, ब्लैक बक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चिंकारा। ये सब आप ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं से आपको न्यूज़ में मिल जाते हैं। IUCN स्टेटस के लिए स्पेसिफिकली आप कमेंट करके बताइएगा। नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की अगर हम बात करें, सो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में। एंड अगर यहाँ पर मिलने वाले मिनरल्स की अगर हम बात करें, सो हमको यहाँ पर लिग्नाइट कोल, जिप्सम सॉल्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको झील भी देखने के लिए मिल जाएंगी, सांभर और कुचामन। तो सांभर और कुचामन ये झील हैं, ये इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक लोकेशंस हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप।
सो ये था हमारा ओवरऑल अब तक का ये जो टॉपिक, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। नई टेक्नोलॉजी क्या है, नया इनोवेशन क्या है, क्या ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, किसने किया है ये, और इसका ओवरऑल हमको क्या रिज़ल्ट देखने के लिए मिला है, बेनिफिट्स कहाँ पर होंगे, है ना। इंडिया को इस पर्टिकुलर रिसर्च में सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, राजस्थान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनको कहाँ कहाँ से मिला है, इंडिया का अदर क्या क्या ऑलरेडी अपना गवर्नमेंट लेवल पर क्या इनिशिएटिव रहा है वो हमने डिस्कस किया है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा क्या इसमें परफॉर्मेंस है, हमारे क्या गोल्स हैं कौन कौन से, और अदर हमको सपोर्ट्स मिले हुए हैं अक्रॉस द ग्लोबल लेवल पर, वो हमने डिस्कस किया। राजस्थान से रिलेटेड और आपके इस पर्टिकुलर थार डेजर्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारे फैक्ट्स को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। इसी तरह के अच्छे टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।